हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सबसे पहला बेसिक चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हम आपके जिस चैप्टर के सामने रामाचंद्रन के बारे में बताया गया है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ याद रखना है कि रामाचंद्रन ने किसकी डिस्कवरी की थी। तो देखिए, रामाचंद्रन डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो इनके बारे में याद रखना है कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन किसने किया था, तो रामाचंद्रन ने। और क्या बताया था इन्होंने, एनालिसिस ऑफ अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। तो एक तो रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में याद रखना है और एक याद रखना है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो ये किसने दिया था, तो ये आपके जो साइंटिस्ट हैं GN रामाचंद्रन, इन्होंने ये इसके बारे में बताया था, रामाचंद्रन प्लॉट और ट्रिपल हेलिकल कन्फर्मेशन ऑफ कोलाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहला बेसिक चैप्टर है, आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। इसी के बाद हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, When you look around you see both living and नॉन लिविंग। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको लिविंग चीज़ें भी दिखाई देती हैं और कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी दिखाई देती हैं। You must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living। आपने अपने आप से पूछा होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। और what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has। और ऐसी क्या चीज़ है जो किसी निर्जीव वस्तु में यानी नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती और लिविंग के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो लिविंग है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल। इसका आंसर ये है कि उनके अंदर सेल प्रेजेंट है, जो कि इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल प्रेजेंट है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि उनके अंदर सेल होता है। सेल की वजह से ही वो लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। उसमें से कुछ एक जो है वो सिंगल सेल के हैं, मतलब उनकी पूरी बॉडी ही सिंगल सेल से बनी हुई है, तो उसको हमने कह दिया यूनिसेलुलर। वाइल द अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो इसके अंदर हमने पहले में क्या पढ़ा कि भाई लिविंग के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हम लिविंग के अंदर कहते हैं कि उसके अंदर एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल प्रेजेंट होता है। और लिविंग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर हो सकते हैं और एक मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल की पूरी बॉडी बनी हुई है, और मल्टी सेलुलर जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं। आगे देखिए, अभी आपका अगला टॉपिक है व्हाट इज सेल। तो देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, वो एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म है। एक ही सेल आपका खाना खाता है, खाने को पचाता है, एक्सक्रीशन करता है, बाहर निकालता है, ऑक्सीजन के अपटेक करता है, सब कुछ सिर्फ सिंगल सेल कर रहा है। तो सिंगल सेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरा क्या है, परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। और जो आपके लाइफ के असेंशियल फंक्शंस, आप 10th क्लास से आए हैं, आपने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर अलग अलग आपके बताए गए थे, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये क्या है, ऐसे फंक्शंस हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने में मदद करते हैं। तो ये सभी फंक्शंस को वो सेल अकेले ही पूरा करना चाहिए। तो ये है आपका सेल। देखिए, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यदि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल से कम हो, हम कह दें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस से वो लिविंग नहीं होगा, पूरा सेल होना चाहिए। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो सेल से कम कुछ भी प्रेजेंट हो तो वो लिविंग नहीं कहेंगे, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सेल को फंडामेंटल, आधारभूत, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। आधारभूत स्ट्रक्चरल मतलब जिससे हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बना है। एंड फंक्शनल यूनिट, और जो भी हमारे फंक्शन होते हैं अंदर, सभी इस सेल के कारण ही होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे देखिए, एंटोनी वॉन लीवनवोक फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल।
सबसे पहले आपसे बात आती है सबसे पहले सेल को किसने देखा, तो हमने कहा रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन वो डेड सेल थे। तो यहाँ पर बात आई आपको लिविंग सेल की, तो इसको याद रखना है साइंटिस्ट को, एंटोनी वॉन लीवनवॉक। एंटोनी वॉन लीवनवॉक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। आगे देखिए, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल्स। क्योंकि पहले के ज़माने में जब ये आपके रॉबर्ट हुक थे और एंटोनी वॉन लीवनवॉक थे, तो इस समय में माइक्रोस्कोप यानी जिससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, तो वो चीज़ें अच्छे से डेवलप नहीं थी। तो धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट होता गया, और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हमें सेल के अंदर के स्ट्रक्चर भी डिटेल में पता लग गए। आगे देखिए, सेल थ्योरी इन 1838 में क्या हुआ, मैथिस स्केल्डियन एक जर्मन बोटनिस्ट थे। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि 1838 में स्केल्डियन क्या थे। ये एक बोटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे। तो ये एक बोटनिस्ट थे, मतलब प्लांट के ऊपर इन्होंने काम किया है। तो 1838 में स्केल्डियन ने क्या था, जो एक बोटनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो 1838 में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट को, पौधों को ऑब्जर्व किया, पौधों को देखा, और उसमें क्या देखा कि सभी जो पौधे हैं वो अलग अलग तरह के सेलों के बने हुए हैं, और अलग अलग सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से क्या बनता है आपका, आपने पढ़ा हुआ है ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है बॉडी। तो उन्होंने क्या किया, आपके जो मैथिस स्केल्डियन थे 1838 में, जो कि बोटनिस्ट हैं, इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और क्या पाया कि हर एक प्लांट अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है, और सेल्स आगे जा कर के टिश्यू को बनाते हैं। एट द सेम टाइम, इसी टाइम क्या थे, एक और साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, जो कि 1839 में थे। तो ये दो साइंटिस्ट हैं आपके, एक है स्केल्डियन 1838 में, और दूसरे हैं स्वान 1839 में। जो स्केल्डियन थे उन्होंने बॉटनी के थे, वो उन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया था। जो स्वान थे वो क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मतलब जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड थिन आउटर लेयर विच इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्वान ने सबसे पहले बताया था, इन्होंने अलग अलग सेल्स को ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल्स को, और इन्होंने कहा कि हर एक जो सेल्स है उसके बाहर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, उसको उसने कह दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम आज भी इसी नाम से जानते हैं। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन इट स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू। इन्होंने प्लांट के ऊपर भी काम किया था। जो स्वान है, आपके स्वान हैं, इन्होंने प्लांट के ऊपर भी काम किया, और प्लांट के ऊपर काम करने के बाद इन्होंने क्या बताया, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एक उसका यूनिक कैरेक्टर होती है। किसी भी एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगी, सिर्फ प्लांट के अंदर ही सेल वॉल मिलती है। तो इन्होंने एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, किसने, स्वान ने, एक तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, एक इन्होंने सेल वॉल के बारे में बताया प्लांट की। तो ये अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो अपने जो स्टडी के बेस के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि जो भी एनिमल और प्लांट की अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल्स से बने हैं या सेल्स के कोई प्रोडक्ट से बने हैं। देखिए, फिर आए स्केल्डियन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी के बारे में बताया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इस थ्योरी ने सब कुछ बता दिया कि भी सेल से बना हुआ है, सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल ही बेसिक यूनिट होती है, लेकिन ये बात को नहीं बता पाए कि नए सेल कैसे बन रहे हैं। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो, नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। रुडोल्फ विर्चो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने क्या कहा, जो सेल्स पहले ही प्रेजेंट है उसी से नए सेल बनते हैं। एक सेल है वो डिवाइड करता है, टूटता है, और उससे नया सेल बनता है। तो उन्होंने क्या कहा,
सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। सेल्स जो पहले ही हैं वो डिवाइड करते हैं और उससे नए सेल बनते हैं। एंड फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नए सेल पहले से ही जो सेल्स हैं उन्हीं से बनते हैं। इसको हमने कह जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये उसकी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज। इन्होंने इस लैंग्वेज में कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए आगे, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केल्डेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। अब जो स्केल्डेन और स्वान ने हाइपोथेसिस दी थी, जो कि नहीं बता पाए थे कि नए सेल कैसे बनते हैं, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया और एक फाइनली इन्होंने कहा सेल थ्योरी के बारे में। ये 3 पॉइंट हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जितने भी लिविंग हैं वो सेल से बने हैं या सेल्स के प्रोडक्ट से बने हैं। और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स हैं वो पहले से ही जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से मिलकर बनते हैं। सेल्स, नए सेल्स बनते हैं आपके डिवीजन से, उसको कहते हैं ओमनी सेलुले ई सेलुला।